अब चलिए आपको लेके चलते हैं हम वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में। आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। देखिए आगे प्रैक्टिकल में। तो देख सकते हैं सर, ये मेरे पास है उत्तल दर्पण। कोई बात नहीं। देखिए सर, आपके सामने जो है वो उत्तल दर्पण ये बिल्कुल दिख रहा होगा, और इसमें बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक। देखिए ये वाला, इसका नुकीला जो परत है, इसका नुकीला परत देखिए नीचे है ना, जबकि इसका मोमबत्ती का नुकीला परत ऊपर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ क्लासेस। गाइस, इंतजार हुआ खत्म, अब हम लेकर आए हैं फिजिक्स का मैंने 2 क्लास कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से उस वीडियो को देख लेंगे। ये तीसरी क्लास है, पार्ट 3। देखिए यहाँ पे P3 लिखा हुआ है ना, यहाँ P3 इसका मतलब पार्ट 3 है। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, है ना। जी हाँ, चलिए फिर देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक को। देखिए सर, मैंने आपको पिछली क्लास में प्रकाश का परावर्तन तक पूरी तरह से क्लियर कर दिया है, ठीक है। आज उनके हम आगे बात करेंगे। चलिए फिर बात करते हैं। देखिए सर, मानव निर्मित प्रकाश किसे कहते हैं, आर्टिफिशियल लाइट किसे कहते हैं, मानव निर्मित प्रकाश किसे कहते हैं, मानव निर्मित प्रकाश किसे कहते हैं। कुछ नहीं, वेरी इजी यार, वेरी इजी। मानव द्वारा बनाए गए प्रकाश को ही हम लोग क्या कहते हैं, मानव निर्मित प्रकाश कहते हैं, या फिर यूं बोल सकते हैं कि मानव द्वारा बनाए गए प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मानव निर्मित प्रकाश। अच्छा, मानव क्या क्या बनाया भाई, देख लेते हैं। लालटेन, याद है ना, लालटेन पता है, हाँ पता होगा। डिबिया हम लोग कहते हैं देहाती भाषा में, और कोई दिया भी कहता है उसको। क्लियर है सर, हाँ। आगे देखिए, टॉर्च मालूम है ना, ये टॉर्च मालूम होगा, जी हाँ, इत्यादि। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, मानव निर्मित लाइट, आर्टिफिशियल लाइट। क्लियर है, जी हाँ। अब चलिए आगे बात करते हैं। देखिए सर, अब मेरा आगे है नेचुरल लाइट, प्राकृतिक प्रकाश किसे कहते हैं। ऐसा प्रकाश जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो, या फिर यूं कह सकते हैं प्रकृति द्वारा बनाए गए प्रकाश को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक प्रकाश, नेचुरल लाइट। या फिर यूं बोल सकते हैं प्रकृति द्वारा बनाए गए प्रकाश स्रोत जिससे हमारा प्रकाश उत्सर्जित होता है, निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक प्रकाश कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं सर, देख लीजिए, जैसे कि सूर्य को ऊपर वाला ही बनाया है ना, जी हाँ। अब जैसे देख लीजिए तारा बिल्कुल ऊपर वाला बनाया है। अब देख लीजिए चांद, ये भी हो गया आपका। आगे देख लेते हैं जुगनू समझ रहे हैं आप लोग, जुगनू नहीं समझ रहे हैं, अभी समझ जाएंगे, जिसको हम लोग देहाती भाषा में भुजगुनी कहते हैं। रात में टिम मारता है ना, जी हाँ, वही है हमारा क्या, जुगनू। वो भी प्राकृतिक प्रकाश है, उसे इंसान ने नहीं बनाया, ऊपर वाले ने ही बनाया। क्या वो प्रकाश नहीं देता है, अरे भाई बिल्कुल देता है। तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल लाइट। क्लियर है, इत्यादि। आगे देखते हैं सर, आगे बात करते हैं। देखिए सर, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक को परिभाषित करें। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। जब किसी खोखले गोलाकार कांच को, खोखले गोलाकार कांच को, ये देखिए खोखला गोलाकार कांच है, ठीक है, और ये बीच में ये हम डाल देते हैं, बताएंगे अभी बाद में क्या है ये, ठीक है। गोलाकार कांच को अंदर या बाहर पॉलिश क्या कर दिया जाता है, पॉलिश, अंदर या फिर बाहर। लीजिए इधर अंदर जी, सॉरी ये बाहर जी, और ये अंदर जी। ये अंदर या फिर बाहर हम क्या कर दिए, पॉलिश, या फिर यूं कह सकते हैं रंग या फिर कलर या फिर रंजित कर दिया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। क्लियर है जी, हाँ क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पर ये आपका हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं, आगे क्वेश्चन कहता है यह कितने प्रकार का होता है। देखिए बच्चों, मैं एक बात बता दूं, मैं आपको ये हेडिंग ने लेकर आपको एक क्वेश्चन तरह का बना दिया हूं, ठीक है, मतलब टॉपिक ना बनाकर इसको क्वेश्चन तरीके का बना दिया हूं ताकि आपको पूरी तरह समझ में आए। क्लियर है, चलिए आगे हम बात करेंगे गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। सर, गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। पहला नंबर उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। दूसरा नंबर अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। क्लियर है, जी हाँ सर। अब हम आगे बात करेंगे उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं। क्लियर है, चलिए अब हम इन्हीं पे बात कर लेंगे, फिर इन्हीं पे बात कर लेंगे। चलिए देखते हैं आगे। देखिए सर, उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे बच्चों। जब किसी खोखले गोलीय कांच को, किसको, कांच को, खोखला गोला कांच, लो भाई खोखला गोला कांच,
चलो इधर लेता हूं मैं, रुक जाओ। जब किसी खोखले गोलीय कांच को, आगे देखिए, दो भागों में काट दो भाई, इसे काट दिए सर। किसी एक भाग के अंदर, ये दो भाग, ये देखिए इसका ये पहला भाग और ये दूसरा भाग, किसी एक भाग के कहां पे, अंदर, ये वाला ना अंदर हुआ सर, जी सर, यही वाला ना अंदर हुआ, हाँ, पॉलिश या फिर रजित या फिर कलर कर दिया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। क्लियर है सर? हाँ, चलिए ये हो गया आपका एग्जाम्पल में, जैसे कि ये वाला, ये आपका हो गया उत्तल दर्पण सर, कन्वेक्स मिरर। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बात करते हैं अवतल दर्पण, कनकेव मिरर पे। क्लियर है? चलिए देखिए सर, आगे देखते हैं अवतल दर्पण कनकेव मिरर किसे कहते हैं सर। देखिए बहुत ही इजी है। जब किसी खोखले गोलीय कांच को, चलिए भाई खोखला गोला कांच ले लो, ले लिए, दो भागों में काट दो, दो भागों में काट दिए, हाँ काट दिए, किसी एक भाग के बाहर, किसी एक भाग के बाहर, ये देखो जी दो भाग, किसी एक भाग के बाहर पॉलिश कर दो या फिर कलर कर दो या फिर उसको रजीत ही कहते हैं, कर दो भाई, ये कर दिए सर। ये हो गया मेरा कौन दर्पण, अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। क्लियर है सर? एग्जाम्पल में यही है आपके सामने। क्लियर है? अब हम चलते हैं आगे। चलिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जिसको इमेज कहते हैं अंग्रेजी में, यह कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक को परिभाषित करें। चलिए सर देखते हैं, किसी बिंब, देखिए सर बिंब या फिर वस्तु के बाद एक के है, कोई भी वस्तु है, एक्स वाई जेड, कुछ भी दुनिया में जितनी सारी चीजें सभी वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु है, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद, अच्छा कोई वस्तु है उससे आ रही प्रकाश की किरण, दर्पण, आपने दर्पण अभी देखा है सर, हाँ, हम लेते हैं अवतल दर्पण को, हम लेते हैं अवतल दर्पण को और यहाँ पे ये देते हैं खींच। देखिए सर अभी आपको मालूम नहीं है ये है क्या। क्लियर है? अभी आगे मैं बताऊंगा, थोड़ी देर आप वेट करो। चलिए देखिए, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के उपरांत, मतलब बाद, तो हम किसी वस्तु को यहाँ रख दिए, ठीक है सर। हाँ, अब देखिए यहाँ पे कहीं पे जो है ना, कहीं पे सी होता है और इसके बीच में एफ होता है और इसे हम लोग पी कहते हैं। बस थोड़ी सी वेट करिए, अभी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है सर? देखिए, किसी बिंब या फिर वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के उपरांत, ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगा और दर्पण से टकराएगा, परिवर्तित होकर, अर्थात प्रकाश का परावर्तन होकर, मतलब टकराएगा तो रिफ्लेक्ट होगा ना भाई, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर देखो आप, तो परिवर्तित होगा और ये वाला किरण गुजरेगा फोकस से, गुजर गया, हाँ गुजर गया सर। प्रकाश का परावर्तन होकर प्रकाश की सभी किरणें जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है, आपने समझ गया, प्रतीत होती है क्या मतलब है, बस वेट करो, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। और ये दूसरा किरण सर यहाँ से गुजरेगा, देखो यहाँ पे कटा है, हाँ कटा है, यही मेरा हो गया प्रतिबिंब। ये आप वस्तु ए अगर बी है तो यहाँ पे हो जाएगा बी डैश ए डैश। ऐसा क्यों सर? क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक अर्थात उल्टा बनेगा। क्यों बनेगा आगे बात करेंगे, थोड़ी देर वेट, अभी बस इतना जानो, ये मेरा वस्तु है, ए बी एक वस्तु है सॉरी, और बी डैश ए डैश मेरा क्या है, प्रतिबिंब है। क्लियर है? हाँ, आपने गया है समझ। एग्जाम्पल के तौर पे ये रहा आपके टीवी स्क्रीन पर। चलिए अब हम आगे बात करते हैं सर, आप इसको नोट करते जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, अब देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, ठीक है, और नंबर 2 काल्पनिक प्रतिबिंब, इमेजिनरी इमेज, ठीक है। अब हम बात करेंगे सर वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। चलिए अब वास्तविक प्रतिबिंब पे बात कर लेते हैं सर। चलिए अब वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज किसे कहते हैं। चलिए देखिए, किसी बिंब या फिर वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराने के उपरांत, तो ले लेते हैं फिर हम वो दर्पण कौन, अवतल ले लेते हैं, कनकेव मिरर को। ये देखिए यहाँ पे कहीं सी होगा सर, आप पूछिएगा नहीं सी एफ क्या होता है, बस थोड़ी देर वेट करो, सब बताऊंगा, मेरा फॉर्मेट उल्टा बन गया है, पहले वो बताना था। चलिए देखिए,
प्रकाश के परावर्तन की क्रिया होने के बाद ये कोई वस्तु यहाँ रख देंगे, ठीक है, और प्रकाश का परावर्तन का क्रिया होगा। उसके बाद प्रकाश की सभी किरणें जिस बिंदु पर जाकर मिलती है, ये पहला किरण परावर्तन के बाद फोकस से, दूसरा किरण वक्रता केंद्र से। फोकस वक्रता केंद्र, बस थोड़ी देर वेट करो भाई, बताऊंगा अभी मैं थोड़ी देर। देखिए यहाँ कटा तो यहाँ बन गया मेरा वस्तु, और ये वस्तु कहाँ बना, इसे हम लोग ना प्रधान अक्ष कहते हैं। थोड़ी देर वेट करो, मैं बोला हूँ भाई, माफी चाहता हूँ इसके लिए, फॉर्मेट उल्टा बन गया। इसे कहते हैं प्रधान अक्ष, और प्रधान अक्ष के नीचे अगर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया तो समझ जाना वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक, बोले तो उल्टा होगा। क्लियर है? हाँ क्लियर है। चलिए हम वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता को बताते हैं। कुछ कुछ इसकी विशेषता है। इसकी विशेषता यह है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। क्या बात कर रहे हैं? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसका मतलब क्या है? अरे मतलब है, आपको मैं अंतिम में दिखाऊंगा भाई, प्रैक्टिकली, बस बने रहो आप। चलिए देखिए, यह दर्पण में उल्टा बनता है, यह दर्पण में उल्टा बनता है। कौन? वास्तविक प्रतिबिंब। मैंने आपको पहले बोला था प्रधान अक्ष के नीचे जितना भी प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा, अर्थात उल्टा होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण में क्या बनता है? उल्टा बनता है। चलिए आगे देखते हैं। यह वास्तविक कटान बिंदु पर मिलता है। कौन? वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए ये वास्तविक कटान बिंदु पर मिला है कि नहीं? वास्तविक मतलब आपके आंख के सामने बिल्कुल वास्तविकता में हो रहा है कि नहीं? ऐसा बिल्कुल हो रहा है। चलिए देखिए आगे देखते हैं हम लोग। इसे पूर्ण रेखा द्वारा सूचित किया जाता है। किसे? वास्तविक प्रतिबिंब को। देखिए इसे पूर्ण रेखा द्वारा सूचित किया गया है या फिर नहीं किया गया है? किया गया है। जी हाँ, हमारा ये ए बी वस्तु हो जाएगा, और ये हमारा बी डैश और ए डैश क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब हो जाएगा। जी सर, आपने गया है समझ, छापते जाएंगे सर। अब मैं आगे बात करता हूं। देखिए सर, अब आगे मेरा क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? देखिए सर, किसी बिंब या फिर वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के उपरांत, चलिए फिर हम कोई दर्पण ले लेते हैं सर। हम ले लेते हैं फिर से अवतल दर्पण को। ये देखिए यहाँ पे ये प्रधान अक्ष है, ये कहीं पे सी होगा और यहाँ पे एफ होगा। हमने वस्तु को यहाँ रखा है सर, ठीक है, और ये वस्तु से प्रकाश का किरण जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर ये फोकस से होकर गुजरेगा। पहला किरण आपको मालूम होना चाहिए, ये यहाँ से गुजरता है, ठीक, और दूसरी किरण हमारी कहां से गुजरती है सर? इसे देखिए यहाँ पे लेके आइए, आगे लेके आइए, और दूसरा किरण किससे गुजरता है हमारा? ये वस्तु के ऊपरी सिरा और वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरता है। एक समय आएगा जब ये कटेगा, लेकिन कहां पे? दर्पण के पीछे। दर्पण के कहां पे? पीछे कटेगा। दर्पण के पीछे हम इसको कल्पना कर सकते हैं। दर्पण के पीछे कौन जाता है भाई? नहीं ना जाता है, हम लोग कल्पना कर सकते हैं। और जब दर्पण के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बने, उसे हम लोग टूटी हुई रेखा द्वारा सूचित करते हैं। किस रेखा द्वारा? टूटी हुई रेखा द्वारा सूचित करते हैं। टूटी हुई रेखा द्वारा सूचित करते हैं। अब देखिए आगे हम बात करते हैं सर काल्पनिक प्रतिबिंब की विशेषता। देखिए यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बना, कहाँ बना? यह प्रधान अक्ष ऊपर बना है ना? हाँ ऊपर बना है, इसीलिए इसको टूटी हुई रेखा द्वारा सूचित करेंगे, और इसका जो किरण आरेख है दर्पण के पीछे टूटी हुई रेखा द्वारा सूचित करेंगे, उसको भी दिखाएंगे, ठीक। और प्रधान अक्ष के ऊपर ना बना है, हाँ, इसीलिए ये जो है ना हमारा काल्पनिक हो गया। और काल्पनिक होगा ना वो सीधा होगा। कैसा होगा सर? सीधा होगा। क्लियर है? हाँ। अब देखिए हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब को ना आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। हाँ सर, एक क्या बात है, अलग अलग नहीं है। चलिए अब देखते हैं काल्पनिक बोले या फिर आभासी प्रतिबिंब की विशेषता। इनकी क्या क्या विशेषता? देखो, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब पहले क्या बोले? काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। यह दर्पण में सीधा बनता है। मैंने आपको बोला प्रधान अक्ष के ऊपर जितनी भी प्रतिबिंब बनेगी वो सीधा होगा, अर्थात आभासी होगा, अर्थात काल्पनिक होगा। आगे देखते हैं, यह कटान बिंदु पर नहीं मिलता है। यह वास्तविक कटान बिंदु पर नहीं मिला। हमारे आंख के सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम इमेजिंग कर रहे हैं पीछे में, दर्पण के पीछे में इमेजिंग कर रहे हैं। हमारे आगे में हो रहा है क्या? नहीं, हम इमेजिंग कर रहे हैं पीछे में, इसलिए इसको इमेजिनरी कहा गया है इंग्लिश में। इमेजिंग कर रहे हैं, बस आभास कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, यहाँ पे जाके कटेगा और वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ बना है। इसलिए हम लोग टूटी हुई रेखा द्वारा सूचित करते हैं। यह वास्तविक कटान बिंदु पर मिला है क्या? नहीं, हम लोग पीछे तो आभास किए हैं, बस हम लोग कल्पना किए हैं। जी हाँ। आगे देखिए, इसे टूटी हुई रेखा द्वारा सूचित किया जाता है। किसे?
काल्पनिक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब को देखो टूटी हुई रेखा द्वारा सूचित किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम कल्पना किए हैं, आभास किए हैं, इमेजिंग किए हैं एक प्रकार का कि ऐसा हो सकता है पीछे में, आगे में नहीं होगा। क्लियर है? जी हाँ, आपने गया समझ के, अब इसको नोट करते जाएंगे। अब हम आगे बात करते हैं सर। चलिए देखिए सर आगे, वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, या अंतर स्पष्ट करें। दोनों क्वेश्चन एक ही है। तो देखिए सर, वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। देखिए अंतर इसका, देखिए इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। किसे? इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। किसे? वास्तविक प्रतिबिंब को। लेकिन इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। किस प्रतिबिंब को? काल्पनिक प्रतिबिंब को, अर्थात आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। आगे देखते हैं, दर्पण में उल्टा दिखता है। कौन? वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण में क्या दिखता है? सीधा दिखता है। ठीक है, आगे देखिए, यह वास्तविक कटान बिंदु पर मिलता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, कौन? यह वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान बिंदु पर मिलता है। देखिए वास्तविक कटान बिंदु पर मिला आपके सामने। क्या आपने इमेजिंग किया? नहीं किया। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, यह वास्तविक कटान बिंदु पर नहीं मिलता है। कौन? काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। देखिए वास्तविक कटान बिंदु पर नहीं मिला, हमने आप सिर्फ इमेजिंग किया है। क्लियर है? हाँ, चलिए आगे देखते हैं। इसे पूर्ण रेखा द्वारा सूचित किया जाता है। किसे? वास्तविक प्रतिबिंब को पूर्ण रेखा द्वारा सूचित किया जाता है। आगे देख लेते हैं। ये देखो, वास्तविक प्रतिबिंब को पूर्ण रेखा द्वारा सूचित किया गया कि नहीं? हाँ, बिल्कुल किया गया है। लेकिन इसे टूटी हुई रेखा द्वारा सूचित किया जाता है। किसे? काल्पनिक प्रतिबिंब अर्थात आभासी प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखा द्वारा सूचित किया जाता है। देख लो, ये टूटी हुई रेखा द्वारा सूचित किया गया है ना सर? हाँ, देखिए यहाँ पर अगर ये वस्तु A है और B है तो यहाँ भी A डैश और B डैश हो जाएगा, क्योंकि ये सीधा बन रहा है। क्लियर है सर? हाँ क्लियर है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आपने ये समझ गया, क्लियर है अंतर? अब हम आगे बात करते हैं सर। देखिए सर, दर्पण में पार्श्विक विस्थापन, लैटरल डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सर, जब किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा हो, पार्श्विक रूप से उल्टा मतलब उसका साइड उल्टा हो, मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं, उसका फेस उल्टा हो जाए। जैसे कि आर प्रकार के किसी वस्तु का प्रतिबिंब ऐसे बनता है तो इसे हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। और ये वास्तविक हो जाएगा कब पता है? जब इस तरह का बन जाएगा तब। देखिए साइड उल्टा हो गया कि नहीं, मतलब पूरा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो गया है। हाँ, तो हम लोग ये साइड उल्टा समझेंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं। क्लियर है? जब किसी दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है तो उसे हम लोग दर्पण में पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया, वही बात है जैसे कि आर प्रकार का, ये आर प्रकार का किसी वस्तु का प्रतिबिंब कोई दर्पण में ऐसे बनता है, ऐसे उल्टा आर बनता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्लियर है सर? और ये बनता कहाँ पे है पता है? नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, समतल दर्पण में बनता है, पैरेलल मिरर में बनता है। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बात करते हैं सर। देखिए सर, गोलीय दर्पण में ध्रुव, फोकस, सर यहाँ पे मिस्टेक हो गया, फोकस, वक्रता, त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, द्वारक, एपेक्स तथा फोकस दूरी क्या होता है? बस इसी का मैंने तभी बोला था आपको कि ये पहले बताना था। जी हाँ, लेकिन फॉर्मेट उल्टा बन गया, कोई बात नहीं सर, अभी देख लीजिए हो जाएगा क्लियर। देखिए यहाँ पे ध्रुव किसे कहते हैं? सबसे पहले ये समझिए, ध्रुव, पोल, किसी भी दर्पण के बीच वाले भाग को ध्रुव कहते हैं। तो ले लेते हैं हम पहले अवतलीय दर्पण को लेते हैं। अवतल दर्पण को आप क्यों लेते हैं सर? इससे क्या बात है, इसमें समझने में आसानी होती है। देखिए सर, ये वाला इसका बीच भाग है ना? जी सर है, तो यही वाला भाग, ये यहाँ दिख रहा है ना, यही वाला भाग को हम लोग बोलते हैं ध्रुव, और इसको पी से सूचित करते हैं। क्लियर है सर? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? देखिए, किसी भी गोलीय दर्पण के मध्य वाले बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से दर्शाते हैं। देखिए ये मेरा गोलीय दर्पण है, आखिर यहाँ पे इसका कोई एक केंद्र होगा कि नहीं? आखिर भाई ये जो गोल हुआ आखिर केंद्र होगा कि नहीं? तो इसको यहाँ से यहाँ काटा गया, ये वाला काट लिया गया, तो यहाँ पे इसका ये सी बचा कि नहीं बचा? हाँ बिल्कुल बचा। यही वाला सी को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। क्लियर है? हाँ, अब देखिए आगे हम लोग मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष से कहते हैं। कुछ नहीं, वेरी सिंपल, ध्रुव P और वक्रता केंद्र C। सीख गए हो ना? हाँ सर सीख तो गए हैं। ये P और यहाँ पे कहीं पे C होगा। अरे इसी से वक्रता केंद्र C और ध्रुव P से होकर गुजरने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष या फिर प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता
है। क्लियर है? आप गए हैं समझ। अब इसको छापते जाएंगे सर, हम अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए सर आगे देखते हैं। फोकस किसे कहते हैं? अरे भाई ये तो मेन चीज है। अनंत से आ रही प्रकाश की किरण जब किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर से चलकर, चलो कोई दर्पण हम ले लेते हैं, अवतल दर्पण। अरे सर आपको खाली अवतलीय दर्पण सुझता है? अरे हमको ये अच्छा लगता है। ये कहीं पे F होगा, ये कहीं पे P होगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अनंत से आ रही प्रकाश की किरण, ये अनंत से आ रही प्रकाश की किरण। ओह सॉरी, यहाँ पे फोकस नहीं बनाना था भाई, फोकस तो हमें निकालना है ना। चलिए सॉरी मिस्टेक हो गया। देखिए अनंत से आ रही प्रकाश की किरण, अनंत से आ रही प्रकाश की किरण किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष है ना भाई, मुख्य अक्ष है ना, ये पे मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष के समानांतर मतलब आमने सामने से चलकर दर्पण से टकराने के बाद, प्रकाश के दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश का परावर्तन का क्रिया होने के बाद प्रकाश की सभी किरणें जिस बिंदु पर आकर मिलती है उस विशेष बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और फोकस को बड़े F से दर्शाते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े लेटर के F से दर्शाते हैं। किसको? फोकस को। क्लियर है सर? आप गए हैं समझ के, आप इसको नोट भी कर लेंगे। अब हम आगे चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखिए सर, द्वारक अपेचर किसे कहते हैं? किसी भी गोलीय दर्पण में दोनों छोर से बने मुंह को द्वारक कहते हैं। चित्र में ए और बी द्वारक है, एडवांस ही लिखा गया है सर। देखिए अभी हम चित्र बनाते हैं। किसी भी गोलीय दर्पण में दोनों छोर से बने मुंह को, ये भाई गोलीय दर्पण ले लो। अरे सर आप क्या बात करते, तभी से खाली देख रहे हैं आपको। ये अवतलीय दर्पण ले रहे हैं सर, हमको अच्छा लगता है इसलिए हम ये ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे F, ये देखिए यहाँ पे P, ये देखिए ये दोनों मुंह है ना, ये इसी को हम लोग कहते हैं द्वारक। दोनों छोर से बने मुंह को द्वारक कहते हैं। और चित्र में ए भी द्वारक है, ये ए और ये भी। अब बन गया ना चित्र? जी हाँ। अब देखिए आगे, फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस डिस्टेंस किसी भी दर्पण के फोकस F तथा ध्रुव P के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या बोले? किसी भी दर्पण के, ये फोकस दिख रहा है ना आपको, फोकस, हाँ ये फोकस और ये ध्रुव P के बीच का जो ये दूरी है ना सर, इसी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। क्लियर है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी। एग्जाम्पल मैं आपको यही दिखा रहा हूँ, फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी को जो है ना सर, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटी F से दर्शाया जाता है। क्लियर है? आप गए समझ। सर आप नोट करते जाएंगे, आपको भूलना नहीं है, बने रहे मेरे साथ। चलिए आगे बात करते हैं सर। अब देखिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? क्या आपने अभिसारी किरण पुंज मालूम है आपको? अरे नहीं मालूम है तो चुटकी बजाओ और देख लो। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की सभी किरणें किसी बिंदु पर आकर मिलती है उससे ही हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो अवतल दर्पण को ऐसा क्यों कहा गया? शायद ऐसा होता होगा कि अवतल दर्पण के कारण सभी प्रकाश एक जगह मिलता होगा, इसलिए क्या कहा जाता है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण। अरे सर हम बख्तन नहीं सुनेंगे, लिप्तन दिखाइए। अभी दिखा रहे हैं लिप्तन। देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण को बना लीजिए। बना लिए? हाँ बना लिए। चलिए बना लिए तो कोई बात नहीं। यहाँ पे कहीं पे C होगा, कहीं पे F होगा और यहाँ पे P होगा। क्या बोल रहे हैं? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर से चलकर, ये चल रहा है, चलिए इसको चला दीजिए सर। चला दिए। अवतल दर्पण के सतह से टकराने के बाद, अवतल दर्पण के सतह से टकरा रहा है, हाँ टकरा रहा है। इसका दिशा भी दिखा दीजिए सर। दिखा दिए। अवतल दर्पण की सतह से टकराने के बाद प्रकाश की सभी किरणें मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर फोकसित हो जाता है। क्या होता है? फोकसित हो जाता है, अर्थात मिलता है। तो देखिए प्रकाश की सभी किरणें अवतल दर्पण के चलते एक जगह पे आके मिल रहा है। हाँ मिल रहा है, इसलिए अवतल दर्पण को हम लोग बोलेंगे अभिसारी दर्पण। क्लियर है? गए समझ। एग्जाम्पल आपके सामने है, आप इसके नोट करते जाएंगे सर। अब हम आगे बात करते हैं उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? अच्छा अपसारी दर्पण नहीं, सॉरी अपसारी किरण पुंज आता है सर? नहीं आता है, कोई बात नहीं। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से फैलती हुई निकलती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका मतलब उत्तल दर्पण के कारण प्रकाश की किरण एक बिंदु से फैलती हुई निकलता होगा, इसलिए इसको कहा गया है अपसारी दर्पण। चलिए दिखाते हैं आपको।
चलिए सर ले लेते हैं आपका उत्तल दर्पण। कहाँ कलर करोगे भाई? अंदर करोगे, बाहर गलती से भी नहीं। ये आपका ध्रुव पी हो गया, ध्रुव पी हो गया। ये कहीं पे सी होगा और ये कहीं पे एफ होगा। जब प्रकाश की किरण क्या बोल रहा है, मुख्य अक्ष के समानांतर से चलकर, ये मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, जाएगा और उसके बाद यहां से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकलेगा, निकलेगा, जी हाँ निकलेगा। और जब आप इसको कल्पना करोगे ना, ये आके ऐसे होगा, ये ऐसे दिखेगा आपको। देखिए ये हम थोड़ा सा ज्यादा ऊपर दिखा दिए हैं बच्चों, एक मिनट रुकिएगा। देखिए जब प्रकाश की किरण, ये देखिए ये ऐसे आपको मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा और ये ऐसे मिलेगा। देखिए आपको क्या लग रहा है कि एक बिंदु से फैलता हुआ नहीं निकल रहा है प्रकाश का किरण? हाँ दिख रहा है। इसीलिए हम जो है उत्तल दर्पण को क्या कहेंगे? अपसारी दर्पण कहेंगे, क्योंकि एक बिंदु से फैलता हुआ निकल रहा है। क्लियर है सर? जी हाँ, इसको आप नोट करिए, ठीक है। फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए सर, अब हम बात करेंगे कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में क्या अंतर है, या फिर अंतर स्पष्ट करें। दोनों बात एक है। चलिए अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। चलिए भाई अंतर स्पष्ट करते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभी मैंने बताया था, बस जस्ट तुरंत 1 मिनट पहले। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, ये अंतर है इसमें। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा? वास्तविक। कभी नहीं होगा ऐसा कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। अरे नहीं सर, हम गलत बोल दिए। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में बनता है एक जगह। कहाँ पे? ध्रुव P और फोकस F के बीच रखोगे, बस एक ही ऐसा अवस्था है जब क्या बनता है? काल्पनिक बन जाता है अवतल दर्पण में। नहीं तो हमेशा अवतल दर्पण में क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है? तो हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब ही पकड़ते हैं इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक। हाँ ये बात फिक्स है, उत्तल दर्पण में कभी भी वास्तविक नहीं बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। हमेशा काल्पनिक बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है? उल्टा बनता है। आगे देख लेते हैं। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधे बनता है, ठीक है। अब देखिए अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर होता है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह, ये रहा अवतल दर्पण, इसका परावर्तक सतह अंदर है ना, होता है जी, यहाँ से अंदर होता है, रिफ्लेक्ट अंदर से ही होता है। तो परावर्तक सतह क्या हुआ? अंदर। या फिर यूं बोल सकते हैं कि इसका परावर्तक सतह दबा हुआ होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? बाहर होता है। लेकिन उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह कहाँ होता है? बाहर होता है। ये रहा उत्तल दर्पण, अंदर कलर किया हुआ, तो इसका रिफ्लेक्शन एरिया कहाँ से होता है? बाहर से। तो परावर्तक सतह कहाँ? बाहर है ना हुआ। हाँ आगे देखते हैं सर। अब हम लोग आगे देख लेते हैं अंतिम। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह दबा हुआ होता है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह देखिए दबा हुआ है कि नहीं, यहीं से रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह जो है ना, उठा हुआ होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह देखिए यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, ये उठा हुआ है कि नहीं है? उभरा हुआ है। जी हाँ, यही है अंतर इसमें। अब चलिए आपको लेके चलते हैं हम वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में। आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। देखिए आगे प्रैक्टिकल में। तो देख सकते हैं सर, ये मेरे पास है उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण है और यहाँ पे एक मोमबत्ती जल रहा है, ठीक है। हाँ अब आपको मैं एक प्रैक्टिकल के जरिए दिखाऊंगा कि अवतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक, अर्थात उसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। लेकिन उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। क्यों? क्योंकि वो जो है वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनाता है? काल्पनिक बनाता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर हम नहीं उतार सकते हैं। चलिए फिर देर न करते हुए हम एक प्रैक्टिकल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? देखिए सर, आप देख पा रहे होंगे आपके सामने है कौन दर्पण? बता देना कोई बता सकते हो सर? नहीं बता सकते, कोई बात नहीं। देखिए सर, आपके सामने जो है वो उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। और इसमें बना प्रतिबिंब देखिए आपको सीधा दिख रहा होगा, जी बिल्कुल दिख रहा होगा। और इसमें बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक। और दूसरी बात, इसमें बना प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। अर्थात देखिए आपको हम दिखा रहे हैं कि इसको हम पर्दे पर कैसे नहीं उतार सकते। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे रखे इस पर्दे को, यहाँ पे रखे, क्या आपको यहाँ पे कोई प्रतिबिंब दिख रहा है? यहाँ पे इस पर्दे पे नहीं दिख रहा है। अच्छा ऐसे नहीं समझ में आया? 1 मिनट में आपको अभी समझा रहा हूँ। देखिए हमने यहाँ मोमबत्ती को रखा है और ये है मेरा उत्तल दर्पण, ठीक है। अब देखिए इसको हम सामने से दिखाते हैं वाल पे,
कि कोई प्रतिबिंब आपको नजर आ रहा है क्या? देखिए तो सर, आपको कोई प्रतिबिंब नजर आ रहा है सामने वाल पे? वाल पे कोई प्रतिबिंब नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है मेरा? काल्पनिक होता है, आभासी होता है, जिसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं अवतल दर्पण के सामने रख के मोमबत्ती को, और देखिएगा पर्दे पर उतारा जा सकता है। चलिए फिर देर न करते हुए हम चलते हैं अवतल दर्पण की ओर। देख पा रहे होंगे सर, मैं अब रखा हूँ आपके सामने अवतल दर्पण को, और ये आपके सामने है दर्पण के सामने मोमबत्ती। क्लियर है? अब मैं दिखाता हूँ आपको इस पे बना प्रतिबिंब को, और उस प्रतिबिंब का प्रकृति को दिखाता हूँ मैं। क्लियर है सर? चलिए फिर आपको हम स्किप ना करते हुए कंटिन्यू में ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते जाइए। आप देखते जाइए सर, आप देखते जाएंगे और हम आपको दिखाते जाएंगे। चलिए फिर इसको हम दिखा देते हैं आपको। देखिए ये हो गया। अब देखिए सर, आपके सामने देखिए, यहाँ पे देखिए वाल पे आपको एक प्रतिबिंब दिख रहा है। हाँ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो अभी आपको हम दिखा देते हैं यहाँ से। देखिए सर, हम आपको यहाँ से दिखा देते हैं। देखिए आपको ये दिख रहा है, ये प्रतिबिंब दिख रहा है सर आपको? हाँ दिख रहा होगा, ये कागज पे दिख रहा है प्रतिबिंब, ये दिख रहा है ना? हाँ। क्यों? क्योंकि हम पर्दे पर उतार सकते हैं। देखिए पर्दे पर उतर रहा है। देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा तो आपको देखिए ये वाल पे दिख रहा है, और देखिए ये प्रतिबिंब उल्टा दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है? उल्टा दिख रहा है। उल्टा कहने का मतलब क्या है कि देखिए इसका जो लो है, इसका लो ऊपर वाला देखिए नुकीला है ऊपर वाला, लेकिन ऊपर वहां देखिए नीचे वाला नुकीला है ना, नीचे वाला। देखिए आपको हम जूम करके दिखा रहे हैं, देख पा रहे होंगे सर आप। देखिए ये वाला इसका नुकीला जो परत है, इसका नुकीला परत देखिए नीचे है ना, जबकि इसका मोमबत्ती का नुकीला परत ऊपर है। तो प्रतिबिंब क्या बना है? उल्टा बना है कि नहीं बना है? बिल्कुल बना है। और ये चौड़ा वाला परत देखिए इसमें ऊपर है, जबकि इस मोमबत्ती का देखिए चौड़ा वाला परत कहाँ है? नीचे है। क्लियर है? चलिए इस प्रकार आप समझ गए कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है, जिसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। देखिए मैं पर्दे पर उतारा हूँ। क्लियर है? चलिए तो देख लिया आपने। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दें, ऐसे में जाने नहीं दूंगा। चलिए फिर आज के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।